मेरे बाप की भी तौबा जो तुम्हें कभी किचन में भेजूं। इसके आबलों को तकता वो शर्मसार था, और फिर फरीहा नाक तक संसार जो उनके हुक्म बजा लाती। इसकी कनीज़ बनी रहती, इसके गिर्द परवानों की तरह घूमती, और वो अपनी बीवी के साथ रंगरलियाँ मनाता। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं। फरीहा को इन छोटी मोटी प्लानिंग्स में अब तरमीम करना पड़ी थी। इसे कोई बड़ा दाव चलना था, क्योंकि माहरों के जमे हुए कदम इन छोटी मोटी चालों से उखाड़े नहीं जा सकते थे। इसके लिए किसी बड़ी वजह, बड़े मंसूबे की ज़रूरत थी। छोटी मोटी हर चाल नाकाम होती चली गई थी। इसने कई मरतबा माहरों की बेखबरी में ओन के इन कपड़ों को जलाकर देख लिया था, जो माहरों अपने तई इस्त्री करके अलमारी में लटका देती थी। फिर जब ओन पहनने लगता तो एक लंबी लड़ाई का आगाज़ हो जाता। वो माहरों की बेइज्जती करता, गुस्सा होता, इसे फूहड़, बदसलीका, निकम्मी होने के ताने देता। फिर चीखता चिल्लाता बाहर निकल जाता, या ताई के हत्थे चढ़कर अपना गुस्सा अपनी हाथों गंवा देता। ताई माहरों पे आँच आने ही नहीं देती थी। इसके बाप घर पे हर काम के लिए नौकर हैं, आवाज़ दे तो 10 हाजिर होते हैं। अगर वो तुम्हारी मोहब्बत में काम करती है और कुछ गलत हो जाता है तो तुम दरगुजर से काम लिया करो, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। ताई हमेशा माहरों के लिए ढाल बन जाती थी, और ताया माहरों के लिए सायादार दरख्त। फिर उनकी कहाँ ज़रूरत पड़ती, वो माहरों को उंगली भी लगा देता। ऐसी हर फरीहा की चाल अपने दाव में खुद फंस जाती थी। और इस दफ़ा फरीहा को यकीन था कि वो कभी हारेगी नहीं, कभी मात नहीं खाएगी, कभी शिकस्त नहीं पाएगी, क्योंकि कुदरत ने भी इसे बड़ा आला पाए का मौका फराहम कर दिया था। लेकिन इससे भी पहले फरीहा ने एक रात ओन के सामने रोते हुए इसका दिल और भी राम करने के चक्कर में कहा, तुम क्या समझते हो मैं बहुत साबिर हूँ, बहुत आला ज़र्फ़ हूँ, या पत्थर की बनी हूँ। मुझे कोई दुख नहीं होता और मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। नहीं ओन, मैं अपनी एक एक अज़ियत और ज़िल्लत को नहीं भूली जो मुझे उठाना पड़ी। मुझे पूरे ख़ानदान, मोहल्ले, रिश्तेदारों और अजनबियों के सामने ज़लील होना पड़ा। मेरी शादी टूटी थी, ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैं हर एक के सामने सवालिया निशान बनी। अभी तक मेरा जो भी रिश्ता आता है लोग मुड़कर दोबारा नहीं आते, इसलिए कि इन्हें मेरी शादी टूटने की वजूहात पता चल जाती हैं। तुमने एक दिन ज़िल्लत उठाई, मैं हर रोज़ इस ज़ात के मरहले से गुज़रती हूँ। लोगों की सवालिया निगाहों का निशाना बनती हूँ और ख्वारी उठाती हूँ। मेरा दिल देखो तो फिगार है, मैं अपने टूटे वजूद का बोझ उठाए बमुश्किल चलती फिरती हूँ। दिल करता है ख़ुदकुशी कर लूँ, मर जाऊँ, ख़ुद को ख़त्म कर लूँ। अम्मी अब्बा का ख्याल ना हो तो मर ही जाऊँ। वो तड़प तड़प कर रोती रही, ओन को राम करने तक रोती रही, और राम तो ओन इसके आंसू देख कर ही हो जाता था। और अभी भी इसका दिल पसीज गया था, इसका गिल्ट भी ताज़ा हो गया। नए सिरे से माहरों पे गुस्सा आने लगा। जी चाह रहा था इसकी तिक्का बोटी करते। आखिर माहरों की गलत चालों ने फरीहा को इन हालों तक पहुंचाया था। वो लोहे को नरम होते देखकर मज़ीद चोट करते बोली, मैंने फिर भी इतना कुछ सह कर भी माहरों का बुरा नहीं चाहा। इसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचा, तुम्हारे हवाले से इसकी इज्जत की, इसे कभी ताना नहीं दिया। आखिर बर्बाद तो मैं इसी की वजह से हुई थी। फरीहा रोते हुए एक एक सुई को ठीक जगह पर चुभो रही थी। उनका सर झुक गया। फरीहा और भी जाने क्या क्या कहती रही, तड़पती रही, सारी पिछली बातों को दोहराती रही। ओन शर्मसार सा सुनता रहा। जब फरीहा रो रो कर और बोल बोल कर हाँप गई, तब ओन धीमी अफसोलदा बोझल आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारी तकलीफ़ कैसे कम करूं फरीहा, मैं शर्मसार हूँ। गो कि मुझे भी तुमसे कोई धुआंधार मोहब्बत नहीं थी, लेकिन बचपन से एक उनसियत ज़रूर थी। मुझे शादी टूटने का इतना ही दुख हुआ था जितना तुम्हें। मैं भी वैसी तकलीफ़ से गुज़रा था जिससे तुम गुज़री, लेकिन यकीन मानो अब्बू और चाचा मेरी एक नहीं सुन रहे थे। माहरों को सच्चा और मुझे झूठा कहते थे। फरीहा ने इसकी सारी बात को नज़रअंदाज करके सिर्फ पहले जुमले पर फोकस रखा, तो मेरी तकलीफ़ कम कर सकते हो। वो अपनी बात दोहरा रही थी। कैसे? ओन धीमी अफसुल्दा आवाज़ में आहिस्तगी से कह सका। शर्मिंदगी ऐसी थी कि सर उठाना भी मुहाल था। ये माहरों भी ना उम्र भर के लिए सवालिया निशान बना चुकी थी। माहरों से कहो भरी महफिल के सामने मुझसे माफ़ी मांग ले, अपना गुनाह तस्लीम कर ले। इसने मुझे बर्बाद किया, तुम्हें मुझसे छीना, शादी तोड़वाई, हर बात का इकरार कर ले। बोलो, कर सकते हो? माहरों को मजबूर कर सकते हो? मेरी अजियत ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कम ज़रूर हो जाएगी। फरीहा ने गेंद इसके कोर्ट में डालकर अपना पहला वार किया था। जो कहाँ तक कामयाब हो सकता था वो इसी रात ही पता चल गया। कामयाबी और नाकामी का इसी रात फैसला हो गया था, और फरीहा के फ़ैसले तो आर या पार हुआ करते थे, क्योंकि हुआ कुछ इस तरह से।
और फिर वक्त माहर और सरफराज को दोराहे पे ले आया था, और वक्त माहर और सरफराज को एक बंद गली में ले आया था, ऐसी बंद गली जिसके सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी माहर और सरफराज ने इस बंद गली में अपने लिए राह निकाल ली थी, सिर्फ अपने लिए नहीं, ऑन की खुशी के लिए, ऑन की मर्ज़ी के लिए, ऑन की ख्वाहिश के लिए, ऑन की मोहब्बत के लिए। और ऑन अब्बास का हुक्म मान कर वो इसके सामने खड़ा था। वो इसके सामने यूँ ही नहीं खड़ा था, वो इसके सामने किसी मकसद के लिए खड़ा था। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन सख्ती ज़रूर थी, और ये सख्ती अपनी बात को मनवा लेने की यकीन की हदों को छूती आंखों में छा रही थी। महरो ने इसकी एक एक बात दिल के कानों से सुनी थी। इसने दिमाग के हर फैसले, हर रुकावट, हर बंदिश को झटक दिया था। इस अपनी हर दलील को झटक दिया था। इसने अपने अंदर से उठती हर आवाज़ को झटक दिया था। वो सिर्फ ऑन अब्बास को सुनना चाहती थी, वो सिर्फ ऑन अब्बास की आवाज़ को सुनना चाहती थी। बाकी क्या था? सब कुछ हीच। बाकी क्या था? सब कुछ नीच। सिर्फ वो था जो इसके सामने खड़ा था। इसका ऐसा इश्क जो जुनून नहीं बना, बस इश्क रहा, और इश्क लामहदूद रहा, जिसे देखकर वो माहरो सरफराज से दासी बन गई थी, जोगन बन गई थी। और वो जो इसका यकीन था, इकान था, साइबान था, कभी बेमहर और कभी मेहरबान था। वो जो चढ़ता आफताब था, वो जो डूबता महताब था। ना अरूज था, ना ज़वाल था, बस इश्क बाकमाल था। वही ऑन अब्बास माहरो सरफराज के सामने खड़ा था, कुछ बोलता हुआ, कुछ कहता हुआ, कुछ मनवाता हुआ। और माहरो क्यों ना इसकी बात सुनती, मानती, अमल करती। इसने दिल के कानों को इसके हर्फ हर्फ पे लगा दिया। ऑन अब्बास कह रहा था, तुम्हें फरीहा से माफ़ी मांगना होगी, हर जुर्म का इकरार करना होगा, करदा या ना करता, और हर सूरत करना होगा। वो गुनाहगार होती या ना होती, मुजरिम होती या ना होती, इसे इकरार करना था, सबके सामने तस्लीम करना था, एक माजरतनामा पेश करना था। और अगर इतनी सी बात के बदले, इतने से अमल के बदले ऑन अब्बास अपनी दासी से राज़ी हो जाता, तो ये सौदा क्या घाटे का सौदा था? ऑन अब्बास की खुशी और ख्वाहिश के लिए तो महरो आग का दरिया पार कर सकती थी, पुल सरात पे चल सकती थी, जान की बाजी लगा सकती थी, ख़ुद को हार सकती थी। फिर ये तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ फरीहा से माफ़ी। गो कि बहुत सारी चीज़ों में महरो अनजान थी, बेखबर थी, और जो कुछ हुआ था बेखबरी में हुआ था। फिर भी नादानस्तगी ही सही, फरीहा का दिल टूटा था। महरो इस हद तक मुजरिम नहीं थी, फिर भी माफ़ी के लिए तैयार हो गई। गो के अनजाने में ही सही, फरीहा का दिल तो फिगार हुआ था, महरो की माफ़ी बनती थी या नहीं बनती थी। फिर भी इसने ऑन की आवाज़ पे लब्बैक कहा था। वो जान और दिल से हाजिर हो गई थी, हर किस्म के नताइज की परवाह किए बगैर। बस ऑन अब्बास इतनी सी बात अगर पहले कह देते, इस अंदाज में कह देते, तो महरो कभी इनकार ना करती, इनकार करने की ज़रूरत ही ना करती। मैं अपनी जान वार देती, ख़ुद को हार देती, लेकिन तुम्हारी बात कभी रद्द ना करती। महरो के लहजे में ठाठे मारते इस मोहब्बत के समंदर को महसूस करके ऑन अब्बास का दिल हिल गया था, वो सरतापा हिल गया था। फिर वो कुछ कह ही ना सका, बोल ही ना सका, क्योंकि महरो ने हर हर लफ्ज़, हर हर हर्फ की तकमील कर दी थी। और सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक नहीं की थी, बल्कि बड़े हाल में, जब सारा ख़ानदान, घर का बच्चा बच्चा मौजूद था, तब भी वही अल्फाज दोहराए थे जो फरीहा सुनना चाहती थी, और जिसका घर के किसी भी फ़र्द को गुमान तक नहीं था। महरो ने बड़े ठहरे हुए, ठोस, मुस्तहकम, पायदार लहजे में कहा था, मैं फरीहा से माफ़ी मांगती हूँ इन सब नाकर्दा गलतियों और गुनाहों की, और करदा गुनाहों की, जो मुझसे अनजाने में हुए या जानबूझकर हुए, जिसकी वजह से फरीहा का दिल टूटा। और मैं इस दिल के सामने शर्मिंदा हूँ, शर्मसार हूँ, क्योंकि दिल अल्लाह का घर होता है, इसको तोड़ देना गुनाह है। मुझसे गुनाह अनजाने में हुआ, फरीहा यकीन करे या ना करे। वो लम्हा भर के लिए रुकी थी, लेकिन सच यही है, इसने अपनी बात मुकम्मल कर दी थी, इस सूरत में कि हर आँख हैरान थी, हर चेहरा फक था, हर कोई जैसे दंग था। फरीहा चाहती थी महरो झुक कर इसके सामने आए, जलील होकर आए, अपने गुनाहों तले दब कर आए। और महरो ऐसी झुक कर आई भी थी, लेकिन इसके झुकने को आला ज़रफ़ी, वसीउल क़ल्बी की वाज़े मिसाल कहा गया था। और इसकी सास ने रोती महरो को सीने से लगाकर मोहब्बत भरा एहसास बख्शा था। और महरो तब भी तड़प तड़प कर एक ही बात दोहरा रही थी, रो रो कर एक ही बात दोहरा रही थी। इसके लबों पर एक ही पुकार थी, एक ही विर्द था, एक ही गर्दान थी, ऑन अब्बास के लिए, ऑन अब्बास के लिए। महरो सरफराज हर हद से गुजर सकती है, ऑन अब्बास के लिए झुक भी सकती है, ना करदा गुनाह का कष्ट भी उठा सकती है। ऑन अब्बास के लिए महरो सरफराज मर भी सकती है।
اور یہ فریحہ کے لیے دوسرا بڑا دھچکا تھا۔ ہر چال کا رخ پلٹ جاتا تھا، ہر چال کا منہ الٹ جاتا تھا۔ فریحہ زخمی شیرنی کی طرح بپھر رہی تھی، ہر چال اس کے منہ پہ پڑ رہی تھی۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو ماہروں کا سر جھکانا چاہتی تھی، اون اور ماہروں میں اختلاف کی ایک اور بڑی خلیج لانا چاہتی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ ماہروں اون کی بات کیسے مان گئی، کیوں مان گئی؟ وہ انکار کرتی تو منصوبہ کامیاب ہوتا، ان کا جھگڑا بڑھتا اور فریحہ اون کو تانے دینے کے لیے پنجے تیز کرتی۔ اس کی بیوی اس کا کہا ایک لفظ تک نہیں مانتی۔ لیکن یہاں سب کچھ الٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ ماہروں ایک مرتبہ پھر اپنی تمام تر بے وقوفی کے ساتھ جیت گئی تھی۔ فریحہ اپنی تمام تر ذہانت کے ساتھ ہار گئی تھی۔ وہ اعلیٰ ظرف بھی بن گئی، وسیع القلب بھی بن گئی، وہ عاجز بھی بن گئی، وہ جھک بھی گئی، اور ایک مرتبہ پھر ماہروں ہر جگہ ہر منظر میں واضح ہوتی چھا گئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر فریحہ پس منظر میں چلی گئی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ فریحہ کے ساتھ ہی کیوں ہوتا تھا؟ وہ ہر دفعہ خود سے سوال پوچھتی تھی، لیکن ہر دفعہ کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ لیکن اس دفعہ یہ نہیں ہونے والا تھا، بالکل نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ اس دفعہ جو داؤ فریحہ نے چلا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ قدرت نے اسے موقع فراہم کیا تھا، ایسا موقع جسے فریحہ نے اپنی ذہانت کے ساتھ مکمل اپنے بس میں کر لیا تھا۔ یہاں ماہروں اور ماہروں کا حسن ہار گیا تھا، فریحہ کی ذہانت جیت گئی تھی۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا۔ وہ ماہروں کا جنم دن تھا۔ اس دن سے پہلے ماہروں کے ڈیڈی اور ممی ابراڈ چلے گئے تھے، جانے سے پہلے وہ ملنے آئے تھے، اور اس کے ہفتہ بعد ماہروں کا برتھ ڈے آ گیا۔ اس گھر میں پہلی مرتبہ بچوں کے علاوہ کسی کی سالگرہ منائی جا رہی تھی، بہت دھوم دھام کے ساتھ۔ ہر کوئی سرشار تھا، ہر ایک خوش تھا، ہر کوئی پرجوش تھا، حتیٰ کہ اون بھی۔ اون چاہے جتنا مرضی خوش ہونے کا سوانگ بھرتا یا ماہروں جتنی مرضی خود کو کامیاب، خوش اور سرشار کرنے کی اداکاری کر لیتی، پھر بھی فریحہ جانتی تھی وہ دونوں اول دوست ایک دوسرے سے دور ہیں اور دور ہی رہیں گے۔ یہ فاصلے کبھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ بیچ میں فریحہ کھڑی تھی۔ اور اس دن فریحہ نے ماہروں کو بہت خوش دیکھا تھا، اتنا خوش کہ اس کا اپنا بھی یقین ڈول گیا تھا۔ وہ خوش نہیں تھی، انتہاؤں کی خوش تھی، جیسے ہفتے اقلیم کی دولت پا لی ہو، جیسے پورا زمانہ پا لیا ہو۔ اس نے آج بھی بلو رنگ پہن رکھا تھا۔ بلو کلر کی ستاروں سے بھری میکسی میں اس کی دودیا رنگت چمک رہی تھی۔ اس کے حسن کی تابناکی سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں اور دھڑکنوں کی حالت کا انت نہیں تھا۔ یہ تو عام لوگوں کا حال تھا، اور اون پہ اس نے کیا حشر سامانی کی ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، بلکہ تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی، جب اچانک اون کمرے میں بولتا ہوا داخل ہوا تھا۔ ایک تو بچوں کو مات کرتی تم، موم بتیوں کو پھونک مار کے بجھاؤ گی اور کیک کاٹو گی، اوپر سے تیاری ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ بچے الگ 7 سٹوری کیک کو دیکھ دیکھ کر ماؤں کی جان کھا رہے ہیں۔ اب نکل بھی آؤ باہر، یا 21 توپوں کی سلامی پیش کروں تم نے تو۔ اور اون کے اگلے الفاظ منہ میں ہی گم رہ گئے تھے۔ وہ جیسے زنجیر پا ہو گیا تھا، یا مسحور ہو گیا تھا، یا مبہوت ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رنگ محل کے سارے رنگ اتر آئے تھے۔ وہ ایک خواب کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے مقابل آ گیا، اس کے سامنے آ گیا۔ پھر اس نے عالم بے خودی میں ماہروں کا رخ اپنی طرف موڑ لیا تھا۔ یہ کس پہ بجلیاں گرانی ہیں؟ اس کی آواز میں بھی بے خودی کی سوند گونج گئی تھی۔ اس کے چہار جانب مہکار تھی، خوشبو تھی، رنگ تھے، جگنو تھے۔ اون کو لگا وہ کھڑے سے گر پڑے گا۔ اس کے بازو ماہروں کی کمر میں حمائل تھے، اور جب وہ گرے گا تو ماہروں اس کے اوپر۔ نہیں، اس وقت ایسی سچویشن افورڈیبل نہیں تھی۔ باہر لوگ تھے اور مہمان تھے، اور ماہروں کی پکار بھی بہت واضح تھی۔ سب لوگ باہر اسے بلا رہے تھے تاکہ وہ آئے اور کیک کاٹے۔ اور اون کے دل میں جو بھاپ کی طرح اٹھتا رومانس مچل رہا تھا، اس کا کیا بنتا؟ اس نے عالم بے بسی سے ماہروں کو خود میں سمو لیا، اور ماہروں جیسے سراپا زعفران بن گئی تھی۔ ماہروں کی ساری تراری اور اعتماد جاتا رہا تھا، پھر بھی اس نے پاگل ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے کہا تھا، اور بمشکل ہی کہا تھا، تم پہ بجلیاں گرانی ہیں۔ وہ بار حیات سے ٹوٹ پڑتی تھی، اور پلکوں کی جھالر اٹھتی نہیں تھی، اور دل تھا کہ اون عباس کے حضور سجدہ ریز ہو رہا تھا۔ ہم تو کب سے مر مٹے۔ اون کی آواز اور بھی بوجھل ہوئی۔ لگتا تو نہیں، ثبوت دو تو بات بنے۔ اس نے اون کی بات اسی پہ لوٹا دی تھی۔ وہ گلا کھنکار کر رہ گیا۔ پھر اس نے ماہروں کی صبیح پیشانی کو ہاتھوں کی پوروں سے چھوا اور نرم سی محرز محبت ضبط کی تھی۔ کیا بھی دوں؟
आंखों में शरारत भर के पूछ रहा था। इसका इशारा वाज़ेह था। दुनिया जहान की बोल्ड माहरों ने फरीहा को भरी महफिल में माफ़ीनामे का एजाज़ बख्शा था। तब से ओन का रवैया, इसके जज्बात, इसके एहसासात में वाज़ेह तब्दीली आ गई थी। ओन बदल गया था और वाकई ओन अब्बास बदल गया था। कम अज़ कम माहरों के लिए बदल गया था। नहीं, अभी ना वक्त है ना मौका। माहरों ने उसकी बात का जवाब दिया था और ओन ने बरजस्ता आगे टुकड़ा लगाया था। और ना दस्तूर, क्योंकि सबूत हकीकी पेश करने के लिए एक वसी प्लेटफार्म होना चाहिए, मौका होना चाहिए, दस्तूर होना चाहिए। हर चीज़ का एक करीना होता है, एक तरीका होता है। क्यों मारो, ठीक कहा ना? ओन ने फिर से शरारत की थी। माहरो मुस्कुरा दी, खुलकर, ताजगी के साथ। क्या वो वक्त करीब आ रहा था? क्या शाम हिजर जा रही थी? क्या उनकी बदगुमानियाँ ख़त्म हो रही थी? क्या इसका दिल माहरो की तरफ पलट रहा था? अम्मी और भाभीयों ने इतना ख़र्चा करवा दिया सालगिरह के नाम पर। साथ में वलीमा निपटा देते तो कुछ फ़ायदा भी होता। फिर ओन जानबूझकर इसे सताने लगा था, चिढ़ाने लगा था। माहरों ने बड़े बलजस्ता अंदाज में कहा, मुँह धो रखो, वो ख़र्चा अलग से होगा, तुम सस्ते में छोड़ने वाले नहीं। इसने खनकती आवाज़ में मुस्कुराहटों के फूल बिखराए थे, जिन्हें ओन अब्बास ने शगुफ्ता लबों से समेट लिया था। मान, बाहर से आशिर की आवाज़ आई, भाई साहब रोमांस बाद में फरमाइएगा, बच्चा पार्टी बस केक पे धावा बोलने ही वाली है। देखना तुम्हारे बाहर आने तक केक हज़म भी ना हो जाए। आशिर की आवाज़ पे ओन और माहरो संभल कर सीधे हुए थे, फिर मुस्कुराते बाहर निकल आए। यूँ के बड़े हाल में जाने तक अस खुद ओन ने माहरो का हाथ पकड़ लिया था और माहरो को यूँ लगा था वो विसाल यार पा गई है और माहरो सरफराज, वो अपने खोए हुए इश्क को पा गई है, वो अपने रूठे हुए इश्क को पा गई है। हर आँख ने इन्हें रश्क भरी नज़रों से देखा था, लेकिन एक आँख ने इन्हें नफ़रत और हसद भरी नज़रों से देखा था। और इस सितारों से भरी चमकीली रात में अभी वो ओन को पा लेने की खुशी ठीक तरह से महसूस कर भी नहीं सकी थी, जब वो हो गया था जिसका तसव्वुर भी मुहाल था। और माहरो सरफराज ने ज़िंदगी में पहली मर्तबा सुर्ख आंधी को उठते देखा था, सुर्ख आंधी। और इसने ज़िंदगी में पहली मर्तबा बादलों को ज़मीन पर गरजते देखा था, बदख्वाहों को आग लगाते देखा था, बदबख्तों को हंसते मुस्कुराते चेहरों से मुस्कुराते नोचते देखा था। आफतें कैसी टूटती हैं, अजाब कैसे नाजिल होते हैं, माउस कैसी ज़िंदगी में घुसते हैं और रियाकार कैसे फ़तह याब होते हैं। माहरों को आज पता चला था। और लोग बज़ाहिर माफ़ करके भी माफ़ नहीं करते, बदला लेते हैं, इंतकाम पूरे करते हैं। माहरों को आज इल्म हुआ था। ये वही सितारों भरी जगमगाती शाम थी जिसके इख्तिताम पर सब मेहमानों के चले जाने के बाद वो सब लोग बड़े हाल में बैठे थे और माहरों को दिए जाने वाले गिफ्ट खोल खोल कर देख रहे थे। यासिर, आमिर और आशिर हर गिफ्ट पे तबसरे करते, इसकी जांच करते, मालियत का अंदाज़ा लगाते और बुरा समूह बना लेते थे। पर हेड के हिसाब से ज़्यादा खा गए, सस्ता तोहफ़ा दे गए। उनके हर कमेंट पर माहरों हंस हंस कर बेहाल हो रही थी। फिर डपट कर कहती, तोहफ़ा देखते हैं, इसकी कीमत नहीं देखते, खलूस देखते हैं, बातें नहीं बनाते। आशिर ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था, मैं तुमसे एग्री नहीं करता। और मैं भी। यासिर ने भी मैदान में आना चाहा, अब पूछो भला क्यों? आशिर ने बड़ी समझदारी से कहा था। माहरों ने पूछा, क्यों? इसलिए कि अगर हम बर्थडे पे बुला कर मेहमानों के सामने घास फूस रख देते, कद्दू पका कर रख देते, केक के बजाय हलवे का पहाड़ बनाकर ऊपर मोमबत्ती लगा देते और सब मेहमानों के सामने मारे खलूस के बिछ बिछ जाता, उनके कदम तक पकड़ लेते, फिर भी कोई हमारे खलूस को देखना गवारा न करता, लात मार के चला जाता, सौ बातें अलग करता, पूरे ज़माने में बर्थडे पार्टी का मेन्यू भी नशर करता। आशिर ने इतने मज़ाहिया अंदाज में बात मुकम्मल की थी कि पूरी महफिल ज़ाफ़रान ज़ार बन गई थी। सब लोग हंस हंस कर बेहाल हो गए थे। इन्हीं कहकहों के दरमियान में अचानक, हाँ बिल्कुल अचानक, पूरब की तरफ से सुर्ख आंधी उठी थी। गुबार, गंदगी, गलाजत, खाक ही खाक, मिट्टी ही मिट्टी, रेत ही रेत। वक्त ज़वाल माहरो सरफराज पे तन के खड़ा था। वो कौन सी घड़ी थी जब इसकी ज़िंदगी में भौचाल आ गया, वो भी वकास के तवस्सुत से। वही वकास जो शाज़मा का PhD भांजा था, नहायत काबिल, मुअज़्ज़ज़, बावकार। और एक वक्त में यही कोई 7-8 माह पहले इसका माहरों के लिए प्रपोज़ल आया था, जो आया और गया, माहरों को कभी भूल के भी याद नहीं आया था। और आज वही वकास रात के 12 बजे गिफ्ट पैक उठाकर माहरों के घर चला आया। माहरों की मोहब्बत में, दोस्ती में, आखिर किस रिश्ते, किस ताल्लुक़ की बुनियाद पर?
महरो तो इसे जानती तक नहीं थी, इसका वकास से ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था जिसके तवस्सुत से वो महरो को तोहफे देता, बल्कि ख़ुद देने आता। आखिर ये सब क्या था? वकास क्यों आया था? वकास किस लिए आया था? और गेट तक ही क्यों आया था? और ये फरीहा बता रही थी। तोहफे वकास देकर गया था, साथ एक ख़त भी था जो फरीहा ने ही वसूल किया। गिफ्ट और ख़त दोनों चीज़ें, बल्कि ख़तनुमा कार्ड, ख़ासा बड़ा और स्टाइलिश। और फरीहा ने महरो को देने के बजाय ओन के हाथ में पकड़ाई थी दोनों चीज़ें, दोनों नाग, दोनों बरज़ख, दोनों रंग की आग। और ओन ने कुछ ना समझते हुए गिफ्ट खोलने की बजाय वो ख़त खोल लिया था। फिर जैसे जैसे वो पढ़ता गया, महफिल का रंग बदलता गया, हर तरफ सकूत छा गया, हर तरफ सन्नाटा फैल गया। इसने ख़त या कार्ड का मतन पढ़ा। बहुत नाजुक से टिशू के सफ़ात का था, बीच में सुनहरी तितलियां थी जो कार्ड खोलते ही फुदक फुदक कर ऊपर को उठती। ये कार्ड यहाँ से नहीं मिल सकता था, काफ़ी महंगा था। ओन ने अपनी सुर्ख आँख सी निगाह कार्ड के मतन पे जमा दी। जाने अजीज़, जन्मदिन मुबारक हो। शादी के बाद पहली सालगिरह में ही हमें भूल गई। तुम सा हरजाई कौन, तुम सा बेवफा कौन। कॉल इसलिए नहीं की कि तुम और तुम्हारा प्रिंस डिस्टर्ब ना हो, कहीं लंबी कॉल मार दूं और वो हमसे जेलस ना हो जाए। एक दफ़ा तुम हाथ आ जाओ तो लंबे अरसे के लिए ले उड़ेंगे तुम्हें। बहुत बोरिंग और डल हो चुकी तुम। वर्ल्ड टूर पे जाएंगे तो पुरानी महरों को वापस ले आएंगे। बाकी कहानी बाद में सही। कार्ड में म्यूज़िक बजने लगा था, हैप्पी बर्थडे, और साथ फरीहा की कमेंट्री भी। वकास ने कहा वो महरों की ज़िंदगी से जा चुका है। गो कि बहुत बेवफा निकली, हरजाई निकली, पलट कर हाल भी नहीं पूछा। फिर भी मैं इसका बर्थडे विश ना करूं, ये कहाँ गवारा कर सकता हूँ। और फरीहा ने इस रात अपनी कमीनगी की हर इंतहा दिखा दी थी, हर हद से गुजर गई थी, हर इंतहा को पहुँच गई थी। और इसके लफ्ज़ आग थे, शरारे थे, शोले थे, जहरीले नाक थे, जिन्होंने महरों को डस लिया था, नील नील कर दिया। फरीहा ने और भी बकवास की थी। इसने ऐसी ऐसी शर्मनाक बातें बताई जिन्हें सुनकर इसके अब्बा और ताया तक दंग रह गए थे। फरीहा बोलती रही, आग बरसाती रही, आग भड़काती रही, और सब लोग अंगश्ते बदनदाई से सुन रहे थे, जैसे उनकी ज़ुबानें तालों से चिपक गई थी। फिर फरीहा की जहर भुजी ज़ुबान को ब्रेक लग गए थे, क्योंकि ओन अब्बास किसी शेर की तरह दहाड़ता हुआ महरों पे पिल पड़ा था। फिर सुर्ख आसमानों और डोलते पतवारों ने देखा था, फिर सिसक पड़ती ख़िज़ाओं ने देखा था। महरो सरफराज का चेहरा ओन अब्बास की वहशत से दूसरी मरतबा दागदार हो गया था, खूनम खून हो गया था। वो लहरा कर ज़मीन पर गिरी थी, और वो ज़मीन पे नहीं गिरी थी, वो पाताल में जा गिरी थी, और वो किसी वहशी दरिंदे की तरह चीख रहा था, तुम्हारी ज़ात में इतने कांटे हैं कि कोई तुम्हारे करीब कैसे आए, और तुम नागन की ऐसी किस्म में से हो जिसका डसा पानी भी नहीं मांगता, दूसरा सांस भी नहीं लेता। तुम नाली का कीचड़ थी, तुम गंद थी, तुम्हें मेरे माँ बाप ने सर आँखों पे बिठा लिया। तुम जैसे फ़ाहिशा को इज़्ज़त दी, तुम्हें मोहब्बत दी। तुम गलीज़ औरत, नाली का गंद हो, गलाज़त हो। तुम जैसी जलील औरतों को तुम्हारी आला सोसाइटी के रैपर ने छुपा रखा है। तुम जैसी औरत हमारे जैसे घरानों में खुदा न खास्ता होती तो अब तक कब्र में उतार दी जाती। वो तुम्हारा बाप था जिसने तुम्हारी हर बदकिरदारी पे पर्दा डाल रखा था, और ये मैं हूँ ओन अब्बास, अपने इस पूरे ख़ानदान के सामने अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ, दफ़ा कर रहा हूँ। क्योंकि ओन अब्बास सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बदकिरदार औरत को एक पल अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता। अभी और इसी वक्त अपने आशिक सादिक के पास दफ़ा हो जाओ, चली जाओ, निकल जाओ। मैं तुम्हें धुतकार रहा हूँ, धुतकार रहा हूँ, धुतकार रहा हूँ। ओन ने बालों से पकड़कर महरों को घसीटा और एक ज़ोरदार धक्का खारजी दरवाजे तक दिया। वो लड़खड़ाती हुई दहलीज के बीच घुटनों के बल गिरी थी। इसका माथा फट गया और लम्हों में खून आलूद हो गया था। महरों ने फटते सर की सारी अजियत को भुलाकर एक नफ़रत भरी निगाह इस पूरे माहौल पे डाल ली थी। फिर इतनी तजलील, बेइज्जती, नफ़रत, धुतकार के बाद भी अपनी जगह पे उठी और तन कर खड़ी हो गई। हर एक की निगाह में फिर से ताज्जुब और खौफ उमड़ आया था। बस या कुछ और। महरों ने अपने बिखरे हवासों को यकजा करके बड़े ज़ब्त, बड़े तहम्मुल से कहा था। फिर ओन की शोला उगलती निगाहों में देखती फट पड़ी थी। वकास कौन था, क्या है, मैं इसे नहीं जानती और सफाई भी नहीं दूंगी। तुम क्या हो, तुम क्या थे, मैं बस तुम्हें जानती थी, मैं बस तुम्हें जानती हूँ। महरों लड़खड़ा कर आगे बढ़ी, गिफ्ट और ज़मीन पर पड़ा कार्ड उठाया। तुमने एक कार्ड की मुबहम तहरीर पढ़कर मुझ पे इल्ज़ामात की बौछार कर दी। तुमने फरीहा की एक एक बकवास पे यकीन कर लिया। ये तुम्हारे घर की पाक बाज औरत है, मासूम, सादा, बेगुनाह। मैं बाजारी औरत हूँ।
फाहिशा, अय्याश, मक्कार, बदनाम, बद किरदार। तुमने अपनी कज़न, अपने घर की शरीफ औरत की हर बात को सच तस्लीम कर लिया, इसलिए कि फरीहा सच्ची है, तुम सबकी नज़र में सच्ची है। मैं बद किरदार हूँ, फाहिशा हूँ, मक्कार हूँ, धोखेबाज हूँ, तो मैं झूठी हुई। तुमने इस कार्ड की तहरीर पढ़ी? तुमने इसके फिट नोट पे लिखा नाम नहीं पढ़ा? तुमने बहुत अच्छा किया नहीं पढ़ा। अगर पढ़ लेते तो मुझे अंदाज़ा कैसे हो पाता कि तुम्हारी नज़रों में मेरी औकात क्या है। तुम्हारी सोच ऐसी सतही और छोटी होगी, मुझे गुमान तक नहीं था, ख्याल तक नहीं था। और वकास कौन था? ये फरीहा को बताने की झूठी कहानी पास से बनाकर सुनाने की ज़रूरत नहीं। माहरों के धीमे सुलगते अल्फाज पे हाज़रीन महफिल को सांप सूंघ गया था। हत्ता कि ओन अब्बास भी दम बखुद रह गया था, जबकि फरीहा की अम्मी अपनी बेटी का नाम सुनकर चीख पड़ी थी, ए लड़की, अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी बेटी का नाम मत ले। इनके गुर्राहट पे महरो साहब का तहम्मुल भरे लहजे में अपनी बात जारी रखते बोली, आपकी बेटी बेशक मुझ पे गंद गिराती रहे, ये कैसा इंसाफ है, और शायद यहाँ ऐसा ही इंसाफ है। लेकिन मुझे फरीहा से कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। इसने तो अदले का बदला करना था, पूरा पूरा बदला लेना था, अपनी ज़िल्लत का इंतकाम लेना था। सो इसका बदला तो पूरा हुआ। बकौल फरीहा कि मैंने इसको ऑन की ज़िंदगी से निकाला था, आज इसने मुझे भी निकलवा दिया। बहुत अच्छा किया, अपना इंतकाम पूरा कर लिया। जहाँ तक इस कार्ड का ताल्लुक़ है तो ये कार्ड मेरी मम्मी शाज़मा ने भेजा है, और ये गिफ्ट जिसके रैपर पे कोरियर की मोहर, टिकट और सिग्नेचर हैं, ये गैर मुल्की टिकट और मोहर बताती है कि गिफ्ट और कार्ड कहाँ से आया। मेरी मम्मी और डैडी मेरी शादी के बाद पहली बर्थडे में शरीक नहीं हो सके, उन्होंने मुझे अब्रॉड जाकर भी भुलाया नहीं। यकीनन ये गिफ्ट वकास के एड्रेस पे भेजा गया था, और वकास इस अमानत को यहाँ मुझ तक पहुँचा गया। अगर तसल्ली करनी है तो फ़ोन उठाएं और कॉल मिलाएं। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, वकास की शादी को 7 माह हो चुके हैं। वो एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ इंसान है। गो कि वो गैर मुनासिब वक्त में यहाँ आया, लेकिन इसे यकीनन मेरी मम्मी ने मजबूर किया होगा कि रात 12 से पहले मुझे गिफ्ट दे कर जाए। मेरी मम्मी इन नज़ाकतों को समझती नहीं, और ये गिफ्ट पे लिखा एड्रेस, मोहर, टिकट आपकी तसल्ली के लिए, और कार्ड पे ये नोट लिखा भी देख लें, शाज़मा सरफराज लिखा साफ नज़र आ रहा है, अंधों को भी नज़र आ रहा है। और जो फरीहा ने कहा वो सब झूठ, बकवास और इंतकाम है। और बाकी मुझे इस घर से या घर के अफराद से कोई गिला नहीं। बस इतना ज़रूर तल्ख़ तरीन मरहलों से गुजरने के बाद अंदाज़ा हो चुका है कि किसी की ज़िंदगी में वाकई ज़बरदस्ती नहीं घुसते, और कभी मोहब्बत के हसूल की दुआ भी नहीं करते। अगर कभी तलब करना हो तो इज़्ज़त और एतमाद तलब करना चाहिए। इन दो चीज़ों के सामने मोहब्बत बहुत हीच है और मोहब्बत बहुत नीच है। मुझे माहर और सरफराज को आज अंदाज़ा हुआ है कि मोहब्बत किस कदर ज़लील करती, ख्वार करती है, रुसवा करती और बार बार धुतकारती है। माहरों ने अपने फटे माथे पे हाथ रख कर उबलते खून को रोकने की नाकाम सी सही की थी। फिर दूसरे ही लम्हे कार्ड, गिफ्ट हवा में उछालती मुड़ी और उल्टे कदमों ऊंची आवाज़ में रोती हुई रहमान मंजिल से दूर, बहुत दूर चली गई थी। यूँ के माहरों को आवाज़ें देते, पीछे भागते, पुकारते वो सब लोग इल्तिजाएं करते, खाली हाथ रह गए थे, बिल्कुल खाली हाथ। और वो माहरो सरफराज जो बिल्कुल अचानक 3 माह पहले उनकी ज़िंदगियों में किसी नागहानी आफत की तरह आई थी, फिर किसी तूफ़ान की तरह नहीं, सुबह खराम हवा की तरह चुपके से हमेशा के लिए निकल गई। और शायद वाकई हमेशा के लिए। माहरों की ज़िंदगी में तूफ़ान आया और बहुत सारी तबाहियाँ मचाता निकल गया। वो वापस सरफराज विला आ चुकी थी, और इसके आते ही मम्मी डैडी भी उफ्ताओं ख़ेज़ां पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुँच चुके थे। माहम भी हवास बाख्ता आ गई। वो दुबई फ़ैशन शो के लिए गई थी, और माहरों ने इसे भी अर्जेंट बुला लिया। वो बड़ी उदास, वीरान और तन्हा थी। इसके दिल पे बहुत बोझ था, और वो किसी अपने के कंधे पे सर रखकर बहुत सा रोना चाहती थी। फिर माहम आ गई तो माहरों की जलती रूह को भी सुकून आ गया। फिर जो माहरों ने रो रो कर अपने दिल की हकायत पहले शाज़मा और डैडी को सुनाई, फिर माहम से दिल के सारे दुख बयान किए। माहम चुपचाप सुनती रही थी। इसने माहरों को टोका नहीं, दिल खोल कर रोने दिया। इस सारी कहानी बल्कि लम्हा भर की गलत फहमी में बार बार वो एक ही बात दोहराती थी, सारी दुनिया जो भी कह लेती, ओन अब्बास मुझे करैक्टरलेस ना समझता। बगैर किसी ठोस सबूत के इसने कैसे मुझ पे इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए थे, इसके ज़मीर ने कैसे गवारा किया। वो तड़प तड़प कर रोती थी, और पिछले 1 हफ्ते से रो रही थी। जब इसका सदमा कुछ कम हुआ, गुस्सा थोड़ा हल्का हुआ, अंदर का सारा गुबार निकल गया, तब माहम ने शाज़मा के कहने पे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से समझाना शुरू किया था।
जिस अजियत में तुम मुब्तला हो सेम इसी तकलीफ़ से ऑन भी गुजर रहा है, इसके घर वाले भी गुजर रहे हैं, और ये तो तुम खुद भी कहती हो ऑन के घर वाले तुम्हें बहुत चाहते हैं। ऑन की अम्मी 10 मरतबा कॉल्स कर चुकी हैं और 3 मरतबा तुम्हें लेने आ चुकी हूँ। जो गलतफहमी हुई थी वो इसी वक्त ख़त्म भी हो गई। ऑन को वक्ती गुस्सा आया था, किसी भी इंसान को ऐसी सिचुएशन में गुस्सा आ सकता है, ये फितरी अमल था माहरो। अब वो बेचारा पछता रहा है। 1001 मरतबा माहम बड़े प्यार बड़ी नरमी मुलायमत से इसे समझा रही थी, जब माहरों ने सों सों करते हुए बहुत तुनक कर कहा, ऑन का नाम मत लो, इसकी वकालत ना करो, मुझे इसका नाम भी नहीं सुनना। गुस्से से चटक गई थी, बरहम हो गई थी। अलबत्ता ऑन की अम्मी का सुनकर थोड़ा नरम भी पड़ी थी। जो भी था, ऑन की अम्मी और इसके घर वाले ऑन जैसे हरगिज़ नहीं थे। ठीक है, नहीं लेती, अगर वो खुद आ जाए तो। माहम ने डरते डरते पूछने की जसारत की थी, तो मैं इसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। माहरों ने आग बगोला होकर कहा, या इसे कत्ल कर दूंगी, ऐसों की ऐसी सज़ा होनी चाहिए। फिर वो तुम्हारे हाथों कत्ल होने आ गया है माहरो। अगर कत्ल का इरादा बदल जाए तो मुझे बता देना, तुम्हारी तौहीन का बदला लेने के लिए जूस में पॉइज़न मिला दूंगी, ताकि इसे सज़ा तो मिल सके। माहम ने बड़ी संजीदगी और राजदारी का मुजाहरा करते हुए माहरों की फटी फटी आंखों में देखा था, जहाँ पहले ताज्जुब उभरा फिर गुस्सा भर गया था। अल्लाह ना करे, बहुत कमीनी हो तुम। माहरो दहल गई थी। माहम को कह कहा लगा कर लोट पोट होते देखा और ख़ुद भी मुस्कुराती। ये और बात है कि मुस्कुराहट छुपाने के लिए मुंह के आगे कुशन रख लिया था। गुस्सा थोक दो माहम की जान, और ये गुस्सा है भी ऊपर ऊपर से। बहुत बन लिया तुमने, अब बस करो और इन माँ बेटी की फरियाद सुन लो। वो नीचे सब ड्राइंग रूम में बैठे हैं, और पिछले 1 हफ्ते से बेचारे हर रोज़ तुम्हें मनाने के लिए आते हैं। और अभी माहम के अगले अल्फाज मुँह में ही थे जब शाज़मा किसी का बाजू पकड़कर अंदर ले आई थी, और वो कोई ऐसा था जिसे देखकर माहरों की रूह फना हो गई थी। बैठे से एकदम खड़ी हो गई। हमारी माहरों को मना सकते हो तो मना लो, बस ये चैलेंज अचीव करो, बाकी का मामला हम पे छोड़ो। शाज़मा ने माहम को इशारा किया था, फिर वो दोनों मुस्कुराहट दबाकर रूम से बाहर निकल गई थी। वो दोनों रूम में तन्हा रह गए थे। आज म्यूज़िक भी बंद था, रूम खामोश था। अलबत्ता कमरे के दरो दीवार जाग रहे थे, बोल रहे थे, गुनगुना रहे थे। थोड़ी देर पहले वाली उदासी अचानक ख़त्म हो गई थी। वो खामोशी से कमरे की एक एक चीज़ को देखता रहा, फूल, पर्दे, बेड, म्यूज़िक सिस्टम और दीवार पे लगी अपनी ही इनलाज तस्वीर को। जाने कभी ये फ़ोटो माहरो उड़ा कर ले आई थी। वो कुछ मुतहय्यर सा अपनी तस्वीर को देख रहा था, पर इसने निगाहों का जाविया बदल कर माहरो को देखा। इसे शदीद धचका लगा था। वो पहली वाली माहरो नहीं थी, 1 हफ्ते में बहुत वीक हो चुकी थी। चेहरा मुरझा गया था, आंखें भी बुझी थीं। आखिर वो इतने बड़े सदमे से गुजरी थी, और वो भी ऑन की वजह से। इसे अपनी जज्बातियत पर शदीद गुस्सा आ गया। पिछले 1 हफ्ते से ख़ुद को मलामत करता अपने आप पे गुस्सा ही तो कर रहा था। दरअसल वह शदीद किस्म का जज्बाती और फ़ौरन रद्द अमल ज़ाहिर करने वाला बंदा था। ये इसकी पुरानी आदत थी, और आदतें छूट ही जाती हैं। इसने सोच लिया था वो अपनी इस आदत को बदल लेगा। और अब माहरों की तरफ यकटक देखता ऑन समझ नहीं पा रहा था कि गुफ्तगू को कहाँ से शुरू करे, तमहीद किस तरह से बांधे, और माहरों की बदगुमानी, गुस्से, दुख और अजियत को ख़त्म कैसे करे। बहुत देर के विचार के बाद जब माहरों को इसकी निगाहों से उलझन होने लगी थी, तब ऑन को बिलाखिर बोलना ही पड़ा था। लेकिन इससे भी पहले वो धीरे धीरे चलता हुआ माहरों के करीब आया था। फिर वो घुटनों के बल माहरों से 1 हाथ के फासले पर बैठ गया था। माहरो जो गुस्से में रुख बदल चुकी थी और उठने के लिए पर तोल रही थी, ऑन को इतना करीब बैठा देखकर कदरे बेबस हो गई। ताहम इसकी समातें ऑन की आवाज़ का लाशऊरी तौर पर इंतज़ार कर रही थी। जो भी था, इस सितमगर से इश्क तो था ही, हर अच्छाई और बुराई से मुबर्रा। इसने ऑन से मोहब्बत की थी, इसकी खूबियों और ख़ामियों से नहीं। वो अब भी ऑन को ही चाहती थी, इसकी ख़ामियों और खूबियों को नहीं। काफ़ी देर माहौल पे खामोशी छाई रही थी, जिसे बिलाखिर ऑन की आवाज़ ने तोड़ दिया था। माहरो, वो बोला तो जैसे अंग अंग बोल उठा था, पूरा माहौल बोल उठा था। बेडरूम की एक एक चीज़ बोल उठी थी। बहुत लंबी तमहीद में नहीं पढ़ूँगा, हिसाबदान नहीं हूँ, हिसाबी बात करूँगा मुख्तसर मगर जामे। गो के समझ नहीं पा रहा हूँ कि बात कहाँ से शुरू करूँ। तुम्हें अपने बारे में बताऊँ या तुम्हें तुम्हारे बारे में बताऊँ? चलो, तुम आज मुझे बगैर टोके सुनते रहो, मैं बहुत लंबी कहानी नहीं सुनाऊँगा। मैं ओन अब्बास बहुत जज्बाती आदमी हूँ। जब बच्चा था तब भी जज्बाती था।
جب بڑا ہوا تب بھی جذباتی رہا. مجھے ہر بات پہ فوری رد عمل دینے کی عادت تھی. میں غور و فکر عموماً بعد میں کرتا ہوں. میرے اپنے باپ سے اختلاف اپنی جگہ تھے اور یہ بہت شروع کے اختلاف تھے. یقیناً تمہیں امی نے بتا دیا ہوگا. ابو کس طرح سے میرے پرشوق کی راہ میں ہر شوق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے تھے. مجھے فوج میں نہ جانے دیا، وکالت نہ پڑھنے دی، مجھے جاب نہ کرنے دی، ابراڈ نہ جانے دیا. اور ابو بے شک مجھے نافرمان کہتے تھے، پھر بھی ہر اختلاف کے بعد میں مانتا ہر بات ابو کی تھا. یہ ساری باتیں بہت پہلے کی تھی. اصل جو جھگڑے کی شروعات ہوئی تھی وہ تمہیں امی نے نہیں بتائی. جب امی کو لگا میں شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہوں تو امی نے چپکے فریحہ کے لیے چاچی کو میرا نام دے کر راضی کر لیا تھا. چاچی کی بھی خواہش تھی میں ان کا داماد بنوں. کیونکہ ابو سے چند اختلافات کے علاوہ میں بڑا فرما بردار قسم کا بندہ تھا. امی نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کی پسند کو ایکسیپٹ کر لیا. تب میرے ذہن میں نہ خواب تھا نہ کوئی خیال تھا. لیکن جب ابو کو پتہ چلا تو وہ بہت برہم ہوئے. ان کے نزدیک میں ضدی، ہٹ دھرم، من مانی کرنے والا، کاروبار سے بیزار رہنے والا بندہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ فریحہ کے لیے کم از کم مجھے نہ منتخب کیا جائے، کیونکہ فریحہ خاصی سمجھدار، سنجیدہ، مدبر قسم کی لڑکی تھی. لمحہ بھر کے لیے رکا تھا اور عاشر فریحہ کے متعلق سوچنے لگا تھا. وہی عاشر جو شادی کے نام سے بدکتا تھا، لیکن فریحہ کے لیے اس نے حامی بھر لی تھی. اور فریحہ نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں عاشر کو بھی کھو دیا. جو کچھ فریحہ نے کیا، جو کچھ اچانک ہوا تھا، یہ جس تکلیف سے مہر و گزر کے گھر چھوڑ گئی تھی، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، ہو بھی نہیں سکتا تھا. ہر کوئی فریحہ کی سازش اور بدنیتی کو جان گیا تھا اور یہ فریحہ کے لیے مزید بڑا دھچکا تھا. کہا جاتا ہے نا، انسان زمین سے گرا ہوا تو کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی نظر سے گر کر دوبارہ کھڑا ہونا محال ہے. اور فریحہ ان دنوں ایسی فیز سے گزر رہی تھی. نہ صرف آن کی ہمدردیوں کے رخ بدل گئے تھے، بلکہ تایا تائی کی شفقتوں کا انداز بھی بدل گیا تھا. جہاں تک عاشر کا تعلق تھا تو فریحہ کی سازش کھل جانے کے بعد عاشر بھی اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا. وہی عاشر جو درپردہ فریحہ کو جانے کب سے پسند کرتا آ رہا تھا. لیکن جب فریحہ آن سے منسوب ہو گئی تھی تب عاشر خود بخود پیچھے ہٹ گیا تھا، کیونکہ اسے اخلاقی قدروں کی تربیت دی گئی تھی. وہ پرائی امانتوں کی خواہش کیوں رکھتا؟ ماہروں کی سالگرہ سے پہلے عاشر نے اپنی امی سے ڈھکے چھپے لفظوں میں فریحہ کے متعلق بات کی تو وہ دل سے راضی ہو گئی تھی. انہیں فریحہ شروع سے پسند تھی. جب آن والا مسئلہ الجھ گیا تب بھی وہ فریحہ کو بہو بنانے کی خواہش رکھتی تھی، کیونکہ عاشر فریحہ کو بہت عرصے سے پسند کرتا آ رہا تھا. لیکن اب حالات مختلف تھے. عاشر نے خود فریحہ سے رشتہ نہ جوڑنے کی بات بڑوں تک پہنچا دی تھی. فریحہ نے سنا، ایک اور دھچکے کے زیر اثر پچھتاووں میں گھر گئی. عاشر کبھی بھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جو نیت کی بری تھی، جس کی نیت میں کھوٹ تھی اور جس کے شر سے اس کے بھائی کا گھر اجڑنے لگا تھا. رشتوں کی بنیاد خلوص پہ ہوتی ہے. نیت خالص نہ ہو تو رشتے بھی خاص نہیں رہتے. کیا خبر کچھ وقت گزرتا تو عاشر اپنے دل کو دوبارہ فریحہ کی طرف موڑ لیتا، لیکن اس کے لیے بہت وقت درکار تھا اور فریحہ کو واپس اپنے حقیقی خالص وقار کو بحال کرنے میں بڑا وقت لگنا تھا، بڑا لمبا سفر کرنا تھا. اور اس وقت ماہروں کو ایک ایک حقائق بتاتا وہ چونک گیا تھا. پھر اس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا جہاں سے ٹوٹا تھا. اب وہ ماہروں کو فریحہ اور اپنی دوستی کے متعلق بتا رہا تھا. گو کہ فریحہ سے میری دوستی بہت تھی، پھر بھی میں نے اس کے ساتھ شادی کا کبھی سوچا نہیں تھا اور ابو نے بھی خاصی مخالفت کی، لیکن پھر امی کے سامنے مان گئے، ورنہ وہ فریحہ کے لیے عاشر کو ہی چاہتے تھے. جب ابو کی مخالفت کا مجھے پتہ چلا تب مجھے بہت دکھ ہوا کہ ابو کی نگاہ میں میری اتنی سی بھی وقت نہیں. مجھے فوری رد عمل دینے کی عادت تھی، سو میں ابو کے سامنے فریحہ سے شادی کے لیے انکار کرایا. میں نے ان سے کہا، آپ فریحہ کی عاشر کے ساتھ کر دیں. میرا انکار ابو کو سخت توہین لگا تھا. تب ابو کی میرے ساتھ خوب لڑائی ہو گئی تھی. انہوں نے مجھے کمینہ، باغی، خود غرض تک کہا اور بھی جانے کیا کیا. پھر ابو کو یہ بات کبھی بھولی بھی نہیں تھی. وہ اکثر مجھے جتاتے تھے اور طعنے دیتے تھے. خیر، رشتہ تو طے ہو گیا. پھر ہوا کیا؟ قصہ مختصر. ایک دھوپ بھری دوپہر میں ایک حسین و جمیل سرپھری لڑکی نے ایک اچھے بھلے جذباتی لڑکے کو اپنا اسیر کر لیا تھا. بھلا کیسے؟ کوئی بھی بات پرانی نہیں، نہ مجھے بھولی ہے نہ میں بھول سکتا ہوں. تم فریحہ کے ساتھ رحمان پلازا آئی تھی اور پہلی مرتبہ آئی تھی جب تم انٹرن سے اندر آ رہی تھی. تب
हाँ वाकई, तब मेरे दिल ने एक बीट मिस की थी। महरो, तुम मानो या ना मानो, इस वक्त मैं नहीं जानता था कि तुम फरीहा के साथ आई हो। मैं तो अपने तई फरीहा को झिड़कने के लिए नीचे आया, फिर खुद ही हैरान रह गया। मेरे पीछे तुम खड़ी थी और तुम मुझे देख रही थी और मैं तुम्हें सामने मिरर में देख रहा था, और तब तुम्हारी आंखों में पिघलता एहसास बिन कहे पहली निगाह में मुझ तक पहुंच चुका था। और मेरे दिल की धड़कनों ने यकीनन तुम तक मेरे अंदर की बदलती लय और सुर पहुंचा दिए थे। तभी धड़कनों का ऐसा तालमेल चला कि तुम्हें मुझसे लाफानी प्यार हो गया। अब आगे तुम्हें क्या बताऊं, अगली कहानी से तुम वाकिफ़ हो, क्योंकि आगे जो भी हुआ तुम्हारी कोशिशों, सच्ची लगन या सच्ची मोहब्बत की वजह से हुआ था। लेकिन तब भी कुछ चीज़ें बहुत मिसिंग थीं। क्या क्या? सबसे पहले तो जहन इस अचानक पूरी गेम को तस्लीम नहीं करता था। कैसे, किस तरह और क्यों कर ये मुमकिन हुआ? मेरा तुम्हारे घर जाकर तुम्हें हरासा करना बहाना बन गया था। तुम इस सूरत हाल को सह ना सकी और अस्पताल पहुंच गई। बाकी क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारा निकाह क्यों कर मुमकिन हुआ, इस हकीकत से तुम भी नावाकिफ़ थी और मैं भी। अब्बू भी शायद हमें कभी ना बताते, लेकिन कल रात नहीं बल्कि तुम्हारी बर्थडे वाली रात ही अचानक शाज़मा आंटी की कॉल आ गई थी। वो पूछ रही थी कि वो अवकाश गिफ्ट और कार्ड दे गया। और तब अम्मी ने आंटी को इस वक्त की सारी भयानक सिचुएशन का लफ्ज़ सुना दिया। फिर आंटी पे क्या गुजरी लफ्ज़ों में बताना मुमकिन नहीं। उन्होंने मेरी जो धुलाई की वो एक तरफ, फिर मेरे ही मजबूर करने पर फ़ौरन पाकिस्तान आ गई। तब आंटी ने हमारे घर के ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ इंकशाफ किए थे जिनका मतन कुछ यूँ था। मैं महरो की स्टेप मदर हूँ, लोग कहते ही होंगे। ज़ुबान की कुछ तेज़ हूँ लेकिन दिल की बुरी नहीं। मैंने महरो का कभी बुरा नहीं सोचा, इसे अपनी बेटी ही समझा। और जब इसने अपना हाल दिल मुझसे शेयर किया तो मैंने इससे प्रॉमिस कर लिया। बाद में मुझे पता चला महरो यकतरफ़ा मोहब्बत का शिकार है। लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे महरो के प्यार तक पहुंचने के लिए कुछ तो करना था। तब मैंने फरीहा से बात भी की, ओन के बारे में पूछा, लेकिन इसने मुझे नहीं बताया ओन की इससे शादी हो रही है। हम कतन अनजान थे। बाद में ओन का हमारे घर आकर महरो को डिग्रेड करना, महरो का हॉस्पिटलाइज्ड होना, सब कुछ बहुत तकलीफ दे था। मुझे तब बहुत गुस्सा आया। फिर मैं रहमान प्लाज़ा पहुंच गई। वहाँ मैंने बहुत तमाशा लगाया, गुस्सा किया, बेइज्जती की, हंगामा किया, ओन पे गुस्से की शिद्दत में इल्ज़ामात लगाए। और फिर यूँ हुआ कि भाई साहब मेरी धमकियों पे सरेंडर करके मेरे साथी महरो को देखने अस्पताल पहुँच गए। तब महरो की हालत देखकर और मेरे रोने धोने वावेला करने के बाद उन्होंने मुझसे 1 घंटे का वक्त मांगा। तन्हाई में बहुत देर सोचते रहे। फिर फ़ोन करके सबको इकट्ठा कर लिया और यूँ निकाह हो गया। भाई साहब ने अपनी बेइज्जती, रुसवाई और ज़िल्लत के खौफ से एक कदम अगर उठाया भी था फिर भी निभा दिया। हमारी महरो को कभी भी जिताया नहीं, इसे दुख नहीं दिया। ख़ानदानी शराफत, नजाबत इसी को कहते थे। और शायद इसीलिए सरफराज अपनी बेटी को मिडल फैमिली में देना चाहते थे, क्योंकि वहाँ कदर भी होती है और कदरदान भी। बाद में फरीहा वाला मामला पता चला तो ज़मीर ने खासा अपसेट रखा था, लेकिन यकीन मानिए हम अनजान थे, कतई अनजान, वरना ऐसा कभी ना होता। और अब मैं पिछली हर चीज़ के लिए माजरत करने आई हूँ। मैंने महरो के लिए अच्छा करने की कोशिश में अपना हल्का सा किरदार अदा किया था और अपनी समझ के मुताबिक कोशिश की। गलत या सही इसका मुझे पता नहीं था, और इस तरह मेरे जहन की भी हर गिरा खुलती चली गई थी। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन भी था और मेरा ईमान भी, लेकिन फरीहा वाला गिल्ट या अब्बू की तरफ से मिलने वाले ताने, ज़िल्लत हमेशा मेरे साथ रहे। लोगों की तो मुझे कभी परवाह नहीं रही थी, जो मर्ज़ी बोलते रहें। ना मैं कठोर था, ना संग दिल, ना बशरी तकाज़ों से मुबर्रा। तुम्हारी मोहब्बत, इल्तफ़ात, मेरी खातिर ख़ुद को बदलना और मेरे घर वालों से घुलना मिलना मुझे हर चीज़ अपनी तरफ खींचती थी। लेकिन वही फरीहा बीच में एक गिल्ट की तरह। किस्सा मुख्तसर, जो कुछ भी फरीहा ने किया तुमको डिग्रेड करती रही, टॉर्चर करती रही, तुम पर इल्ज़ामात लगाए और मुझे भड़काया और बिला वजह अपने इंतकाम पूरा करती रही। कल रात इसने सारे इतराफ़ात किए और मुझसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन मैंने इसे बम्बाक दल कह दिया है कि अगर महरो माफ़ करेगी तो मैं माफ़ करूँगा, वरना हरगिज़ नहीं। और अब मैं ख़ुद भी तुमसे अपने हर बुरे रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? ओन ने इसके घुटनों पे दोनों हाथों का दबाव डालकर मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो महरो, जो एक ट्रांस में इसे सुन रही थी, एकदम चौंक सी गई थी। फिर जैसे अपने हवासों में आ गई। गो के दिल की हालत बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन इस सितमगर को कुछ सज़ा तो देना चाहिए थी।
सज़ा तो कुछ बनती ही थी, जितना इसने रुलाया था थोड़ा खुद भी तड़पता। क्या कान पकड़ लूँ महारो? ओन ने फिर से मिन्नत भरे लहजे में कहा था। महारो की खामोशी से हौला रही थी। पकड़ लो। बिलाखिर महारो ने होंठों के कुफल खोल ही दिए थे, साथ दिल के भी। वो आ गया था, इतना ही काफ़ी था। इसके बदगुमानियाँ दूर हो गई थी, बस यही काफ़ी और ज़रूरी था। बाकी हर बात, हर दलील, हर वजाहत बेमायनी थी। वो ना भी वजाहतें देता तब भी महारो को शाज़मा ने भी हर बात बता दी थी। हर वो बात जिससे महारो बेखबर थी। जो हुआ था ऐसे ही होना था, यूं ही होना था, ऐसी तकदीर में लिखा था। इन दोनों ने एक दूसरे से ऐसे ही मिलना था। बीच में जो भी मोड़, तलखियाँ, रुकावटें आती थी, उन्होंने आना ही था। तो फिर वजाहतें कैसी, बदगुमानियाँ कैसी, रंजिशें कैसी और नाराज़ियाँ कैसी। और अब वो महारो के कान पकड़कर माफ़ी मांग रहा था। और महारो जैसे चीख पड़ी थी, और इस चीख में बेसाख्तगी थी। बुद्धू, मेरे नहीं, अपने पकड़ो। इसने अपना सर पीट कर कहा। क्यों? मेरे और तुम्हारे कोई दो हैं? हमारी सब चीज़ें इकट्ठी हैं, सांझी हैं। मेरे कान, तुम्हारे कान। वो मासूमियत से बोलता जानबूझकर महारो को छेड़ रहा था, सता रहा था, क्योंकि वो जान गया था बदगुमानी के बादल छट गए थे। अब बताओ, करोगी माफ़? ओन ने इसके कान ज़रा ज़ोर से दबाए थे। महारो तकलीफ़ से कुरलाई थी। क्या ज़बरदस्ती माफ़ी लोगे? इसने तुनक कर पूछा, और ये तनतनाहट साफ मसनूई लगती थी। ज़बरदस्ती करने वालों के साथ ज़बरदस्ती की जाती है, वो मुस्कुरा कर बोला था। फिर इसने अपने दोनों हाथ फैला लिए महारो के ऐन सामने, एक यकीन के साथ, एक कामिल इकान के साथ। गोया इसका दिल कहता था महारो इसके बड़े हाथों को नहीं झटकेगी। जिस तरह इसने महारो को धुतकारा था, वो कभी भी इसे नहीं धुतकारेगी। आओ कि पिछले हर गम, कर्ब और बेतरतीब चीज़ों को भुला कर नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। इसने रोशन चमकती आंखों से महारो की तरफ इसी यकीन कामिल से देखा था, जिसकी ताकत और अब्बास को बता रही थी कि जीत हमेशा खालिस जज्बों की होती है, और मोहब्बत हर सूरत में अपना आप मनवा लेती है। वो मोहब्बत जो रहमान प्लाजा में एक निगाह बेख्तियाराना सी शुरू हुई थी, बिलाखिर हज़ार डगमगाहटों के बाद कामलियत की सरहदों को छूने लगी। यकीन की इंतहाओं से होती हुई एतमाद और एतबार के ऊंचे मीनारों पे हमेशा के लिए जलवागर हो गई थी। महारो ने इसकी चमकती आंखों के दियों को अलवी नज़रों से देखा, और आन अब्बास के दोनों बढ़े हुए हाथों को थाम कर इसके हमरा सहज सहज चलती नीचे जा रही थी। वहाँ इस जगह, इस नगर, इस मोहब्बतों की बस्ती में, जहाँ कुछ लोग बड़ी शिद्दत के साथ महारो के मुंतज़िर थे और इसकी राहों में आंखें बिछाए बैठे थे। महारो ने एक रोशन दिन को खुशामदीद कहा, और उन के हमरा एक ऐसी राह गुज़र पे चलने लगी थी जिसमें यकीनन आगे भी कुछ गुंजल मोड़ भी थे, कुछ रुकावटें भी, कुछ रंजिशें भी, कुछ नाराज़ियाँ, कभी कभी की लड़ाइयाँ भी। लेकिन इन सब में मोहब्बत और एतबार रोशन मीनार की तरह चमकती राहों को मुनव्वर करते रहेंगे, ताकि गलत फहमियों, बदगुमानियों का गुबार इसे आलूदा न करें। और फिर एक खुशगवार ज़िंदगी की शुरुआत ने महरो सरफराज को न सिर्फ सरफराज किया था, बल्कि सुरखरू भी कर दिया था। रहमान मंजिल में अब भी इसके नाम का तोती बोलता था। ओन की अम्मी अब्बू से लेकर भाभियों तक हर कोई महरो के नाम की माला जपता। कुछ वक्त गुजरा तो फरीहा की अम्मी अब्बा तक ने अपना दिल साफ कर लिया। जब बहुत सी तल्ख हकीकतें उन पर आश्कार हुई तो वो अपनी निगाह में शर्मिंदा हो गए थे। उनकी अक्लमंद ज़हीन बेटी ने इन्हें पशेमानी की हर इंतहा तक पहुँचाया था। सबसे बड़ी बात, फरीहा ने महरो के वापस आ जाने के बाद इसी बड़े हाल में सबके दरमियान इससे माफ़ी मांगकर आला ज़रफ़ी की नहीं, वसीउल क़ल्बी, साफ़ दिली का सबूत पेश किया था। फरीहा की माफ़ी ने बाकी सबके दिलों को भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि महरो ने आला ज़रफ़ी का सबूत देते हुए फरीहा को माफ़ कर दिया था। और फरीहा फुरकान को इस तल्ख़ तरीन तजर्बे से कुछ समझ में आता या ना आता, लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि हुस्न और जहानत के मुकाबले में जीत ना हुस्न की होती है, ना आला पाई के ज़हीन, शातिर, पछाड़ देने वाले दिमाग की। जीत हमेशा खालिस और साफ़ नीयत की होती है, बेखोट नीयत और बेखोट दिल की होती है। महरो सरफराज को इसके हुस्न ने नहीं, खालिस नीयत ने बामुराद किया था, और फरीहा को इसके ज़हीन दिमाग ने नहीं, बदनीयती ने बेमुराद रखा था। ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम तक पहुंचा। फिर से आऊँगी किसी बहुत अच्छे से नावल के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।